हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में हम जो सीरीज सॉल्व करने वाले हैं, आपका जिनका भी अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम है, तो स्पेसिफिकली यूपी सीएचओ का एग्ज़ाम तो होने ही वाला है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ वालों का पेपर भी है एंड पंजाब सीएचओ का पेपर भी है। आंध्र प्रदेश में भी नेक्स्ट मंथ सीएचओ का एग्ज़ाम है। बट उसके अलावा ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए नॉर्सेट की डेट भी आ गई है, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो आप लोग फॉर्म्स को ज़रूर फिलअप कीजिए। जो भी लोग एलिजिबल हैं, बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जीएनएम वालों के लिए लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो वो लोग भी यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों की रिक्वेस्ट के बेस पर बहुत सारे पेपर्स अरेंज किए गए हैं। 3 पेपर्स हैं नॉर्सेट के 2020-2021 के दोनों शिफ्ट के पेपर, बट 2020 का ओनली सिंगल शिफ्ट का पेपर अरेंज हो पाया है। तो 3 पेपर आपके, क्योंकि अभी तक नॉर्सेट 2 बार बस हुआ है, 2020 में और 2021 में, अब थर्ड टाइम इस बार होने वाला है। इसके पहले भी जितनी जगह एम्स के पेपर हुए हैं, हर एक एम्स के पेपर अवेलेबल है। सीरीज़ है जो आपके लिए संडे तक अरेंज करवा दी जाएंगी। तो जो भी लोग लेना चाहते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो ऑफिशियल ऐप है वहाँ पर भी पेपर्स को अरेंज किया गया है, तो आप पेपर्स को वहाँ से भी ले सकते हैं। तो अभी जो भी लोग सीरीज़ लेना चाहते हैं, और सीरीज़ में ऑलरेडी 20 सीरीज़ हैं जो रेडी हो चुकी हैं। पर सीरीज़ 50 MCQs बेस्ड रहेगी आपकी विथ रेशनल के। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको अरेंज किए गए हैं, एटलीस्ट 200 और 250 MCQs आपके इमेज बेस्ड रहेंगे। तो यहाँ पर आपका बहुत सारा कंटेंट बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एग्जाम्स के जो अवेलेबल हो चुका है, और कुछ रेडी किया जा रहा है जो आपको संडे तक अरेंज हो जाएगा। तो जिन भी लोगों की जो भी डिमांड हो, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर कर सकते हैं, और पेपर्स आपको अरेंज करवा दिए गए हैं, तो आप चाहें तो उनको आज से ही ले सकते हैं। और पूरे पेपर्स आपके एग्ज़ाम के पहले है जो इसी वीक में और मे बी नेक्स्ट वीक में पूरे पेपर्स आपके साथ सॉल्व ज़रूर करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो एक लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न थी, तो यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं हम। पहले क्वेश्चन है, व्हेन अ नर्स टीचेस अ क्लाइंट द इम्पोर्टेंस ऑफ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आफ्टर अ सर्जरी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज इनकरेक्ट। तो यदि आप एज अ नर्स किसी क्लाइंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं, सर्जरी के बाद गहरी सांस लेने छोड़ने वाली एक्सरसाइज बता रहे हैं, तो यहाँ पर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को लेके सभी पॉइंट सही बताया आपने, लेकिन कुछ एक पॉइंट ऐसा एक्सप्लेन किया है, समझाया कि जो कि गलत है। ऑप्शन में है यहाँ पर सर्फेक्टेंट लोअर द सरफेस टेंशन इन द एल्वुलाई। तो ये बिल्कुल सही है कि जो सर्फेक्टेंट है क्या होंगे, सरफेस टेंशन कम करेंगे एल्वुलाई में। एटेलेक्टेसिस डज नॉट हैपन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। मोस्टली जितनी भी सर्जरीज होती हैं, स्पेशली एब्डोमिनल सर्जरी होती हैं, उसके बाद एटेलेक्टेसिस देखने को ही मिलता है। ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपसे कहा है कि गलत पॉइंट क्या बताया है, तो आपने यही बताया है कि एटेलेक्टेसिस डज नॉट हैपन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ये एटेलेक्टेसिस का मतलब क्या होगा, लंग्स क्या हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। तो इसके लिए जो टर्म यूज़ किया गया है वो क्या है, एटेलेक्टेसिस। अब यहाँ पर एटेलेक्टेसिस मोस्टली कॉमनली देखने को मिलता है आफ्टर द एब्डोमिनल सर्जरी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका होगा वो होगा बी। और जो अदर ऑप्शन है वो क्या है, डीप ब्रीदिंग प्रमोट सर्फेक्टेंट सीक्रेशन। तो ये भी सही है। सर्फेक्टेंट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रेशर नीडेड टू इन्फ्लेट द एल्वुलाई। सर्फेक्टेंट क्या करेंगे, प्रेशर को कम करेंगे जिससे एल्वुलाई प्रॉपर तरीके से इन्फ्लेट हो सके। लेकिन यहाँ पर जो आपको कहा है गलत, आपने क्या बताया है, तो वो एटेलेक्टेसिस डज नॉट हैपन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है यहाँ पर, द मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन एडोलेसेंट इज। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो भी लोग यूपी एमपी किसी भी स्टेट का पेपर देते हैं, आपको 5 नंबर का एडोलेसेंट हेल्थ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसमें चाहे आपके प्रोग्राम आ जाएं, एडोलेसेंट हेल्थ एज ग्रुप में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या प्रोग्राम्स लाए गए हैं इनके लिए, हेल्थ प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, तो सब कुछ इसमें आपको ऐड हो जाएगा। एडोलेसेंट हेल्थ में क्या एज ग्रुप है, तो मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है एडोलेसेंट एज ग्रुप में, 10 से 19 साल तक की जो एज ग्रुप WHO के द्वारा कंसीडर किया गया है, कितना 10 to 19 ईयर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन में एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या फिर एक्सेसिव इरिटेबिलिटी।
तो जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में जो कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो होती है डिप्रेशन। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एडोलेसेंट एज ग्रुप में क्या है, वो डिप्रेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टरलाइजेशन सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो स्टरलाइजेशन सर्विसेज हम इनमें से किसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में यहाँ पर एवर मैरिड मेल और फीमेल क्लाइंट, विडो विदाउट चिल्ड्रन, लिव इन कपल्स, अनमैरिड वुमेन। तो यहाँ पर स्टरलाइजेशन सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू द फॉलोइंग, दैट मीन्स हम इनमें से किसको स्टरलाइजेशन सर्विसेज नहीं दे सकते हैं, मतलब परमानेंट फैमिली प्लानिंग इनकी हम नहीं करवा सकते, ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी, लेकिन किसी एक को छोड़कर मतलब हम उसको करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो विडो वूमेन है विदाउट चिल्ड्रन उसको हम स्टरलाइजेशन नहीं करवा सकते हैं। जो लिव इन कपल्स में उनके लिए भी नहीं, और जो अनमैरिड वूमेन है उसका भी हम स्टरलाइजेशन नहीं करवा सकते। लेकिन जो मैरिड मेल और फीमेल क्लाइंट है उनका स्टरलाइजेशन हम करवा सकते हैं, बाकी इन सभी का हम नहीं करवा सकते। नेक्स्ट है यहाँ पर विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन। तो HIV इन्फेक्शन में कौन सी इम्यूनिटी अफेक्ट होगी, नेचुरल, एक्टिव, सेल्यूलर या फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्पेशली CHO एग्जाम में आपके लिए। तो कौन सी इम्यूनिटी है जो HIV इन्फेक्शन में अफेक्ट होगी, तो वो होती है सेल्यूलर इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी, सेल्यूलर इम्यूनिटी। HIV से आपको ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जा सकता है पीडियाट्रिक में, तो वो निवेरापाइन। और कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं HIV में, तो वो जिडियोबिडिन। एंड HIV के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट क्या कहलाता है, तो वो होगा यहाँ पर CD4 T सेल्स काउंट लेस देन 200 से भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर आपको HIV पेशेंट का जो लिनन है या फिर बेड है उसको हम किस सॉल्यूशन से क्लीन कर सकते हैं, तो वो सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन टिप ऑफ टंग याद होना चाहिए। HIV का जो HIV वायरस है किसका पॉजिटिव एजेंट है, तो ये एड्स का। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द साइज ऑफ इंट्रावीनस कैन्यूला यूज्ड फॉर न्यूनेट इज। तो न्यूनेट के लिए कौन से नंबर का IV कैन्यूला हम यूज़ करेंगे। IV कैन्यूला को लेके जो सेकंड चैनल है हमारा मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स, उस पर मैंने एक सेपरेट क्लास ली है 10 मिनट की, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कौन से साइज का कैन्यूला है जो किसके लिए यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन में है यहाँ पर 18 गॉज, 20 गॉज, 22 गॉज या फिर 24 गॉज। तो IV कैन्यूला की जो साइज है जैसे जैसे यहाँ पर क्या होता है, जो नंबरिंग बढ़ती जाएगी, क्या है, जैसे जैसे यहाँ पर जो नंबरिंग बढ़ती जाएगी फ्लो रेट उतना कम होता जाएगा। और यहाँ पे बात की जा रही है किसके लिए, न्यूनेट्स के लिए। तो न्यूनेट में उनकी जो वेन होती है कैसी होती है, बहुत ही स्मॉल होती हैं, तो उनमें जो फ्लो रेट होता है वो कितना होगा, वो होता है 13 ml पर मिनट तक हम उनमें फ्लो कर सकते हैं। और जो कैन्यूला यूज़ किया जाता है वो होता है 24 गॉज। जितने ज़्यादा गॉज का कैन्यूला होगा, मान लीजिए 18 गॉज का कैन्यूला है, तो ये जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूज या फिर फ्लूइड इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है उनमें यूज़ किया जाएगा। मतलब जैसे ये काउंटिंग है, जैसे जैसे ये बढ़ेगी फ्लो रेट भी उतना क्या होगा, कम होते जाएगा। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग घटेगी फ्लो रेट उतना हाई रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर 18 गॉज का कैन्यूला है, 18 गॉज का कैन्यूला ग्रीन कलर का होता है जिसकी फ्लो रेट कितनी है 103 ml पर मिनट। और जो ऑरेंज कलर का होता है 14 गॉज का, कितना, जो ऑरेंज कलर का 14 गॉज का होता है इसकी फ्लो रेट होती है 270 ml पर मिनट। ग्रे कलर का 16 गॉज का होगा, पिंक 20 गॉज, ब्लू 22 गॉज का। तो यहाँ पर आपको ये सभी कैन्यूला है जो बेस्ड ऑन साइज और नंबर और किस में यूज़ किए जाते हैं याद रखना है। तो 24 गॉज का कैन्यूला यूज़ किया जाएगा IV इंट्रावीनस कैन्यूला न्यूनेट में। फ्लो रेट होगा इसका 13 ml पर मिनट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग लोचिया फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 पोस्ट डिलीवरी। तो डिलीवरी के पहले 24 आवर के बाद किस तरीके के लोचिया की आप एक्सपेक्टेशन करेंगे, मतलब किस तरीके का लोचिया है जो सीक्रेट होगा। ऑप्शन में है यहाँ पर एब्सेंस ऑफ लोचिया, अ ग्रीनिश डिस्चार्ज विथ फाउल ऑर्डर, ब्राइट रेड कलर, लार्ज क्लॉट्स विथ लोचिया। तो इनिशियल स्टार्टिंग के पहले 24 घंटे डिलीवरी के फर्स्ट 24 आवर जो
डिस्चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लोचिया रूब्रा। और जो इनिशियली डिस्चार्ज होगा वो कैसा होता है, रेड, ब्राइट रेड कलर का, चटक लाल रंग का, जिसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड सेल्स रहेंगी। और जो इनिशियल टाइम पर स्टार्टिंग के 2 to 3 डेज तक होता है, तो यहाँ पर जो 24 आवर पूछा है पहले 24 घंटे में, तो कैसा होगा, ब्राइट रेड कलर का। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच लोब इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन चिल्ड्रन विथ पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस। तो पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस में स्पेशली बच्चों में कौन सा लोब सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। ऑप्शन में है यहाँ पर राइट अपर लोब, राइट लोअर लोब, लेफ्ट अपर लोब या फिर लेफ्ट लोअर लोब। तो बच्चों में यदि पूछा है पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस में, यदि बच्चों में पूछते हैं तो बच्चों में कौन सा लोब है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो बच्चों में पूछते हैं तो कौन सा होगा, राइट अपर लोब। ये देखिए यहाँ पर जो एटेलेक्टेसिस पूछा है, क्या है, एटेलेक्टेसिस में क्या होगा, जो कोलैप्स होंगे, पार्शियली और कम्प्लीटली कोलैप्स होंगे, सिकुड़ने का काम करेंगे। कुछ लंग्स का पार्ट भी हो सकता है या फिर पूरा लंग्स हो सकता है, लेकिन बच्चों में यदि ये कॉमनली अफेक्ट होगा तो वो क्या होगा, राइट अपर लोब। कौन सा, राइट अपर लोब है जो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होगा, किसमें, पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस में, बच्चों में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, वुल इज रिलेटेड टू काउ इन द सेम वे हॉर्स इज रिलेटेड टू। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम में इस तरीके के एम्स में जरूर आते हैं। यदि बैल है जो गाय से रिलेट करता है तो घोड़ा किससे रिलेट करेगा, एनिमल से, मेयर से, स्टेबल एंजाइना से या फिर मीट से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बुल रिलेट कर रहा है काऊ से, तो हॉर्स रिलेट करेगा किससे, मेयर, जो कि घोड़ी हिंदी में कहेंगे तो। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच अमंग दी फॉलोइंग ड्रग इज सुटेबल इन केस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ओसीडी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एमिट्रिप्टिलिन, क्लोमिप्रामाइन, डेस्प्रामाइन या फिर मिर्टाजिपिम। कौन सी मेडिसिन है जो ओसीडी के लिए सुटेबल होगी या फिर हम ड्रग ऑफ चॉइस कह सकते हैं ओसीडी के लिए, तो वो कौन सी मेडिसिन होगी, आंसर बताइए यहाँ पर। तो वो है यहाँ पर क्लोरिप्रामाइन। क्या है, क्लोरिप्रामाइन जनरली ओसीडी को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन यूज़ की जाती है। और ये मेडिसिन है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एजेंट। क्या है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एजेंट है। और जो क्लोमिप्रामाइन है इसका यूज़ होता है जनरली ओसीडी को ट्रीट करने में ही। ड्रग ऑफ चॉइस इसको माना जाता है किसके लिए, ओसीडी को ट्रीट करने, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन स्केलेटल मैच्यूरेशन ऑफ फीटस। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फीटस है वूम में, यूट्रस में है, उसके स्केलेटल के मैच्यूरेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन या फिर प्रोलैक्टिन। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दूसरे तरीके से भी आता है कि कौन सा हार्मोन है स्केलेटल मैच्यूरेशन में हेल्प करेगा प्लेसेंटा को क्रॉस करके, या फिर ये कह सकते हैं प्लेसेंटा को क्रॉस कौन सा हार्मोन कर सकता है, तो वह थायरॉक्सिन। इनिशियल प्रेगनेंसी में क्या होगा, माँ के थायरॉक्सिन, थायराइड हार्मोन से क्या होगा, बेबी का मैच्यूरेशन होगा। लेकिन आफ्टर 12 वीक के बाद बेबी अपना खुद का थायराइड हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देता है। तो इनिशियल टाइम पर और स्केलेटल मैच्यूरेशन में बेबी के कौन हेल्प करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लामा। तो लामा का फुल फॉर्म क्या है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लीव एंड मेडिकेशन एडवाइस, लीव अलोन विथ मेडिकेशन एप्लीकेशन या फिर लीव अगेंस्ट मेडिकेशन अप्लाई। लामा मतलब पेशेंट अपनी मर्जी से, लेकिन मेडिकल जो आप डॉक्टर्स मना कर रहे हैं कि आप अपने घर नहीं जा सकते, लेकिन पेशेंट कह रहा है मुझे घर जाना है, तो डॉक्टर्स भी जो लामा का फॉर्म होता है वो फिलअप करवा लेते हैं और साइन ले लेते हैं कि पेशेंट यहाँ पे अपनी मर्जी से लेकिन बिना डॉक्टर की एडवाइस के जा रहा है, तो वो कहलाता है लामा। फुल फॉर्म होता है लीव अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस। मान लीजिए डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपका ज़रूरी है कि आज आप पूरी रात हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो जस्ट अब भी घर जाना है, घर जाना है, एक जिद पकड़ के बैठेंगे। तो यदि आप जाने की हालत में होंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, लेकिन डॉक्टर की परमिशन नहीं है तब भी आप जाएंगे, तो क्या कहलाएगा, लामा, लीव अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग साइन सिम्टम विल बी प्रेजेंट इन अ पेशेंट विथ हाइपोवॉलेमिया। तो हाइपोवॉलेमिक पेशेंट में क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे,
इंक्रीज्ड हार्ट रेट, हाइपरटेंशन, बाउंडिंग पल्स, यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर। तो यहाँ पर हाइपोवॉलीमिया के पेशेंट में कौन सा साइन देखने को मिलेगा? तो वो होगा इंक्रीज्ड हार्ट रेट। क्या होगा? हार्ट रेट है जो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको आता है एरिक एरिक्सन की साइको एनालिटिकल थ्योरी। ऑप्शन में क्वेश्चन है यहाँ पर आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कन्फ्यूजन इज द टास्क ऑफ विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। तो एरिक्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी है जो स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट किसने बताया है? एरिक्सन ने। तो इसके अकॉर्डिंग एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग है जो यहाँ पर किस एज में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन देखने का टास्क रहेगा? टोडलर में, प्री स्कूलर में, एडोलेसेंट में या फिर एडल्ट में? तो किस एज में टास्क है जो देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा किसमें? एडोलेसेंट एज ग्रुप में, 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप में देखने को मिलेगा। क्या? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। यदि यहाँ पर बात आए इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की, किसकी? तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग से देखते हैं। तो यदि इन्फेंसी पूछे 1 साल से कम एज के बच्चे में तो होगा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। टोडलरहुड मतलब 1 साल से 3 साल तक की एज ग्रुप में पूछेंगे तो क्या होगा? एटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। फिर आता है यहाँ पर प्री स्कूलर। टोडलर के बाद जो स्टेज होती है 3 to 6 ईयर की होती है प्री स्कूलर, उसमें क्या होता है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फिर आता है यहाँ पर एडोलेसेंट एज। तो एडोलेसेंट एज में आएगा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अर्ली एडल्टहुड में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम में जनरली यही इन चारों स्टेज का पूछते हैं, एडोलेसेंट का, टोडलर का, प्री स्कूल का और एडल्टहुड का। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन विच अमंग द फॉलोइंग साइट कैन बी ऑब्टेन स्कैबीज माइट। तो जो ईच माइट इन्फेक्शन होता है स्कैबीज माइट, सबसे कॉमन साइट कौन सी होगी? हेयर फॉलिकल्स, स्ट्रेटम कॉर्नियम, सब एपिडर्मल या फिर थ्रू आउट द स्किन लेयर्स। कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कैबीज माइट आपको देखने को मिलेंगे? वो होगा स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या होगा? स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्कैबीज है क्या है? कंटेजियस डिसीज है जो कि ईच माइट के थ्रू होगी बाइट करने के कारण। तो यहाँ पर इसमें सबसे कॉमनली कौन सी साइट पे देखने को मिलेगी? स्ट्रेटम कॉर्नियम में। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हम लेबर को इंड्यूस सभी मेथड से कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ARM, मिथार्जिन, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। तो लेबर को इंड्यूस हम क्यों कर रहे हैं? यदि ऑटोमेटिक लेबर पे नहीं आ रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे? इंड्यूस करेंगे मेडिसिन देके। तो हम ऑक्सीटोसिन दे सकते, प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर सकते, लेकिन मिथार्जिन नहीं दे सकते क्योंकि मिथार्जिन कुछ केस में कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, जैसे कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हो गया, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया। मिथार्जिन क्या करेगी? बहुत ही फास्ट तरीके से लेबर को इंड्यूस करने का काम करेगी, जिससे यूट्राइन जो मसल्स उनके रप्चर होने का तक रीजन है जो डेवलप हो सकता है, इसीलिए मिथार्जिन को अवॉइड किया जाएगा। बाकी ऑक्सीटोसिन ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है लेबर इंड्यूस करने के लिए, साथ साथ पोस्टमार्टम मैनेज करने के लिए भी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच कंफर्ट डिवाइस इज यूज टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप में आपके पैर क्या होते हैं? डाउन साइड को लटक जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए आप क्या प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? बेड क्रेडल, फुट बोर्ड, सैंड बैग या फिर पिलो का यूज़ कर सकते हैं। तो फुट ड्रॉप में का मतलब होगा आपके पैर नीचे की तरफ झुक जाएंगे, स्पेशली टोए। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फुट बोर्ड के थ्रू। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन स्टरलाइजेशन प्रोसीजर कैन बी फॉर्म इन ऑल एक्सेप्ट। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर हम इन सभी में कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। वुमेन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, वुमेन डिलीवर्ड एट होम, वुमेन नॉट एन एलिजिबल कपल लिस्ट ऑफ दैट एरिया या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो हम सभी केस में स्टरलाइजेशन कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर, मतलब कि ट्यूबेक्टोमी करवा सकते हैं फिर वेसेक्टोमी करवा सकते हैं। तो वुमेन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, तो ऐसे केस में हम स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है जो नहीं करवा सकते। मान लीजिए फर्स्ट डिलीवरी हुई, आफ्टर दैट स्टरलाइजेशन नहीं करवा सकते। दूसरा होता है ऐसे वुमेन जिसकी डिलीवरी घर पर हुई हो तो उसकी भी नहीं हम करवा सकते स्टरलाइजेशन।
क्योंकि उसके लिए डॉक्टर्स की मेडिकल टीम की एडवाइस की ज़रूरत भी पड़ेगी। हो सकता है कि उसकी डिलीवरी घर पे हुई हो तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आए हो, तो ऐसे केस में भी नहीं करवाएंगे। वुमेन नॉट एन एलिजिबल कपल लिस्ट ऑफ दैट एरिया, तो ऐसी वुमेन की भी नहीं करवाएंगे जब वो एलिजिबल कपल की लिस्ट में ही नहीं है। एलिजिबल कपल का मतलब होगा फर्टाइल एज ग्रुप में नहीं है, तो यहाँ पर इस केस में भी हम स्टरलाइजेशन नहीं करवाएंगे। तो ऐसे केस में आपका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। मतलब स्टरलाइजेशन प्रोसीजर हम इन सब में करवा सकते हैं किसी एक को छोड़कर, तो क्या होंगे यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है यहाँ पर अंडर RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम विच एज ग्रुप इज कंसिडर्ड एज एडोलेसेंट। तो यहाँ पर RKSK प्रोग्राम के तहत, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कौन सा ग्रुप एडोलेसेंट एज ग्रुप में कंसीडर किया जाएगा? 12 to 18 ईयर्स, 10 to 19 ईयर्स, 18 to 19 ईयर्स या फिर 9 to 19 ईयर्स। तो राष्ट्रीय किशोर, किशोर का मतलब क्या होता है? एडोलेसेंट एज ग्रुप। एडोलेसेंट एज ग्रुप की एज क्या रखी जाती है? 10 से 19 साल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ RKSK के अकॉर्डिंग जो एज ग्रुप यहाँ पे बताई गई है वो कितनी है? 10 से 19 साल तक। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में टारगेट रखा गया है किसके लिए? 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों के लिए। और RKSK लॉन्च हुआ था 7 जनवरी 2014 को, आपको याद रखना है। एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम है। RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 7 जनवरी 2014 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हेनरी फोर्ड, हेनरी डोरंट, हेनरी ब्राउन या फिर हेनरी क्लाइड ने? किसने स्थापना की थी रेड क्रॉस सोसाइटी की? तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी हेनरी डोरंट ने 1883 में, 1883 में। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लड ग्रुप वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो ब्लड ग्रुप की खोज पहली बार किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, पाउल एनरिच ने या फिर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने? तो पहली बार है जो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन ह्यूमन बीइंग। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? 1 लाख से 4 लाख तक। कितना? 1 लाख to 4 लाख तक है जो यहाँ पर क्या होता है? नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। और प्लेटलेट काउंट है जो किसके लिए हेल्पफुल होता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। और प्लेटलेट काउंट किस डिसीज में घट जाता है? तो वो है डेंगू। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है डेंगू में कौन सी ब्लड कॉर्पसेल्स का काउंट घटेगा? तो वो है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट वन इज स्टैनिंग टेक्निक दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट बेसिलाई इज। स्टैनिंग टेक्निक यूज की जाती है एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए, तो वो कौन सी है? एसिड फास्ट बेसिलाई कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। अब इनके लिए जो स्टैनिंग यूज की जाएगी वो कौन सी है? लीसमान स्टैनिंग, जील नेल्सन स्टैनिंग, जियास्मा या फिर राइट स्टैनिंग। तो जो स्टैनिंग टेक्निक अपनाई जाती है एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए, उसके लिए हम क्या कहते हैं? जील नेल्सन टेक्निक। क्या है? जील नेल्सन टेक्निक। नेक्स्ट है यहाँ पर बेनेडिक्ट टेस्ट इज अ यूरिन सैंपल इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ। तो बेनेडिक्ट टेस्ट में यूरिन सैंपल लिया जाता है, तो यूरिन में क्या डिटेक्ट करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है? एसीटोन बॉडीज, ग्लूकोज, वाइल सॉल्ट या फिर वाइल पिगमेंट। तो बेनेडिक्ट टेस्ट में सैंपल क्या लिया जाएगा? यूरिन। और अब इस यूरिन में हमें क्या डिटेक्ट करना है? ग्लूकोज लेवल को। तो यहाँ पर बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए किया जाएगा? यूरिन में ग्लूकोज लेवल को चेक करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट है जो परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्टेनेल इन चाइल्ड इज द फर्स्ट टू क्लोज। तो बच्चों में सबसे पहले कौन से फॉन्टेनेल क्लोज होते हैं? फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड या फिर मास्टॉइड। तो एंटीरियर पोस्टीरियर 2 तरीके के फॉन्टेनेल कॉमनली हमने पढ़े तो सभी हैं, लेकिन जो कॉमनली फर्स्ट क्लोज होता है वो होता है ऑक्सीपिटल और पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। कौन सा? पोस्टीरियर फॉन्टेनेल और ऑक्सीपिटल फॉन्टेनेल। और जो एंटीरियर फॉन्टेनेल होता है वो होता है जनरली 1.5 साल की एज में क्लोज, 18 मंथ की एज तक क्लोज होगा। लेकिन जो पोस्टीरियर है इनिशियली है जो एटलीस्ट 1.5 मंथ के बाद है जो क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर
टिटेनी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। तो टिटेनी किसकी कमी के कारण होता है? तो होता है कैल्शियम की कमी के कारण। टिटेनी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होगा? हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपर मैग्नीसीमिया, हाइपर कैल्सेमिया या फिर हाइपोनेट्रेमिया। तो टिटेनी में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होगा कौन सा? कैल्शियम। तो वो क्या होगा? हाइपोकैलेमिया, सॉरी हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट एविडेंट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कॉमनली एविडेंट आयन कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड या फिर बाइकार्बोनेट। तो मोस्टली एविडेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड आयन कौन सा है? तो वो है यहाँ पर सोडियम। यदि इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड पूछें तो वो है पोटेशियम। क्या है? मोस्टली एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जो कैटायन है, आयन है, वो क्या है? सोडियम। और इंट्रासेल्यूलर में पूछते हैं तो वो क्या होगा? वो होगा पोटेशियम। नेक्स्ट है यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV अकर्स ड्यूरिंग। तो माँ से बच्चे में वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV होने का सबसे ज़्यादा खतरा, सबसे मेजॉरिटी केस कब होगा? एंटीपार्टम पीरियड में, इंट्रापार्टम पीरियड में, पोस्टपार्टम पीरियड में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग टाइम में। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन माँ से बच्चे में HIV हो गया या फिर कोई भी ऐसी कंटेजियस डिसीज हो गई जो माँ से बच्चे को हो सकती है, हेपेटाइटिस B हो गया। तो ये कॉमनली कब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे? इंट्रापार्टम पीरियड में। कब? इंट्रापार्टम पीरियड में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर मैकबर्नी पॉइंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। तो मैकबर्नी पॉइंट देखने को मिलता है अपेंडिसाइटिस में। अब अपेंडिसाइटिस में मैकबर्नी पॉइंट है कहाँ पे देखने को मिलेगा? एब्डोमेन के कौन से क्वाड्रेंट में? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट या फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट। मैकबर्नी पॉइंट की जो लोकेशन है वो क्या होगी? राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। क्या होगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर टर्मिनल डिसइंफेक्शन इज कैरिड आउट। तो टर्मिनल डिसइंफेक्शन है जो कब किया जाएगा? ऑन एडमिशन ऑफ अ पेशेंट, जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो। व्हेन पेशेंट इज इन वार्ड, जब पेशेंट वार्ड में हो। आफ्टर पेशेंट गोज होम, जब पेशेंट घर चला जाए। या फिर आफ्टर पेशेंट डाइज इन वार्ड, जब पेशेंट वार्ड में ही मर जाए। तो यहाँ पर टर्मिनल का मतलब होगा कुछ भी कड़ी को तोड़ना, टर्मिनेट करना। तो अब टर्मिनेट डिसइंफेक्शन कब किया जाएगा? जब पेशेंट अपने घर चला जाएगा उसके बाद। ऐसा नहीं कि पेशेंट वार्ड में है, एडमिशन हुआ है, उसी टाइम पर आप टर्मिनल डिसइंफेक्शन करने लगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, टर्मिनल का मतलब होगा कुछ अलग करना। तो क्या होगा? आफ्टर पेशेंट गोज टू होम। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली CHO एग्जाम्स के लिए। आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स आर गिवन टू प्राइवेट डॉक्टर्स फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन अंडर। तो आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट हैं जो प्राइवेट डॉक्टर्स को दी जाती हैं ताकि वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें, जो भी क्लाइंट्स उनके यहाँ आते हैं उनके लिए। तो किस प्रोग्राम के तहत दी जाती हैं? NRHM के, CSSM चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड के, जननी सुरक्षा योजना के तहत या फिर वंदे मातरम स्कीम के तहत। तो प्राइवेट डॉक्टर्स को दी जाती हैं आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट की जो भी क्लाइंट्स उनके यहाँ आते हैं उनको फ्री में मेडिसिन आपको देना है आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट। तो ये दी जाती है वंदे मातरम स्कीम के तहत। और स्कीम लॉन्च की गई थी 9 फरवरी 2014 को अहमदाबाद में इसके लिए लॉन्च किया गया। अहमदाबाद में इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था। इसके तहत डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जो भी प्राइवेट डॉक्टर्स बैठते हैं उनके लिए मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट कि आपके यहाँ जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनको आपको फ्री देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन। तो IDA किसी पर्सन का किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि डेली उसको कितना खाना पीना है? एज एंड जेंडर पर, एज जेंडर फिजिकल वर्क पर, एज एंड फिजिकल वर्क पर या फिर एज पर। तो किसी भी पर्सन का खाना पीना रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है जो IDA कहलाता है, डिपेंड करता है आपकी एज पर, कितने साल के हैं, जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, फिजिकल वर्क आपकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है कि खा पी के सोने वाली है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है आप। तो आपका IDA डिपेंड करता है इन तीनों चीज़ों पर। नेक्स्ट है यहाँ पर इन हाई ब्लड प्रेशर द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर आर। तो यदि BP बढ़ा हुआ है तो सिस्टोलिक कितना होगा, डायस्टोलिक कितना होगा?
90 एंड 140, 140 एंड 90, 70 एंड 130 या फिर 110 एंड 70। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछा है, बीपी बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल होता है 120 और 80 mm ऑफ Hg। सिस्टोलिक हो जाएगा यहाँ पर 140 और डायस्टोलिक हो जाएगा 90, तो ये क्या कहलाएगा, हाई ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल वॉलंटरी एजेंसीज इज कंडक्टिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ के फील्ड में कौन सी एजेंसी रिसर्च करती है अपनी, सिद्धा, WHO, रेड क्रॉस या फिर दनिदा। तो जो इंटरनेशनल वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी है रिसर्च के हेल्थ के फील्ड में रिसर्च करती है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेड क्वार्टर है जनेवा में इसका। यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं हर साल 7 अप्रैल को, एवरी ईयर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। और जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो रिसेंट में डायरेक्टर हैं, क्योंकि दोबारा से भी इन्हीं को है जो चुना गया है, तो इसीलिए इस बार भी कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम आप जरूर याद रखें 2022 की, तो यहाँ पर तो 2021 की लिखी, बिल्ड ए फेयर एंड हेल्दियर वर्ल्ड। 2022 की थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, याद रखना है आपको, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ 2022 की थीम है। लोगो याद रखें, एग्जाम में आपको आ सकता है। नेक्स्ट वन इज व्हेन वी सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल नर्सेज डे। तो हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाते हैं, 12th में, 11th में, 21 जून या फिर 7 अप्रैल को। तो हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाते हैं, 12 मई को। इस साल की थीम क्या थी, अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। 2022 की थीम याद रखें आप। आपको इंटरनेशनल नर्सेज डे सबको पता है क्योंकि हम हर साल मनाते 12 मई को, लेकिन थीम हर साल बदल जाती है। 2022 की थीम थी इन्वेस्ट इन नर्सिंग इन रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर द ग्लोबल हेल्थ। और यहाँ पर लेडी विद द लैम्प आता है, तो वह फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जन्म हुआ था 12 मई 1820 को। इन्हीं के जन्मदिन के दिन हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल नर्सेज डे। जन्म हुआ था इनका इटली में 1820 में। डेथ हुई थी इनकी 13 अगस्त 1910 को लंदन में। इनकी जो बुक है एग्जाम में पूछी जाती है वो क्या है, नोट्स ऑन नर्सिंग। नोट्स ऑन नर्सिंग की राइटर कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाउ मेनी राइट्स ऑफ चाइल्ड इज देयर दैट इज डिक्लेयर्ड 20 नवंबर 1959 बाय द यूनिसेफ। तो यूनिसेफ ने राइट्स दिए थे बच्चों के, तो टोटल कितने राइट दिए थे 20 नवंबर 1959 को। तो यूनिसेफ ने जो राइट दिए थे बच्चों के कितने थे, टोटल 10 राइट दिए थे। कितने राइट दिए थे, टोटल है जो 10 राइट्स दिए थे यूनिसेफ ने। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ने टोटल 10 राइट्स दिए थे बच्चों के 20 नवंबर 1959 को। हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। एट प्रेजेंट इसकी जो हेड हैं वो कौन है, कैथरीन एम रसेल इसकी प्रेजेंट में हेड है। आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, ऑल आर द इंटेंशनल टॉर्ट्स एक्सेप्ट। तो सभी इंटेंशनल टॉर्ट्स हैं किसी एक को छोड़कर, असॉल्ट, बैटरी, फ्रॉड या फिर नेग्लिजेंस। 2 तरीके के टॉर्ट्स होते हैं, इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल। तो यहाँ पर इंटेंशनल टॉर्ट्स सभी हैं, लेकिन नहीं है वो क्या है, नेग्लिजेंस। टॉर्ट्स का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट, कुछ भी गलत काम करना पेशेंट पर्सन की जो परमिशन है उसके अगेंस्ट जाके। इंटेंशनल, अनइंटेंशनल। इंटेंशनल में आएंगे ऐसे टॉर्ट जो आप पेशेंट को जानबूझ के कर रहे हैं कि उसको हार्म हो, तो वो हो जाएगा असॉल्ट, बैटरी, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और फ्रॉड। फिर आते हैं यहाँ पर अनइंटेंशनल, तो यहाँ पर आता है नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस। तो नेग्लिजेंस क्या है कि किसी पर्सन की परमिशन के बिना ही आप उसको क्या करते हैं, निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। माल प्रैक्टिस का मतलब किसी को आप जाके गलत दवाई लगा देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है, द बेड दैट इज एम्प्टी एंड विच इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी टाइप ऑफ पेशेंट, इट्स नोन एज। तो एक बेड है हॉस्पिटल का, वार्ड का, क्या है, एम्प्टी है, लेकिन
नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी टाइप ऑफ पेशेंट इट्स नोन एज, तो किस टाइप का बेड कहलाएगा? ओपन, क्लोज्ड, कार्डियक या फिर बर्न बेड। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। एक बार और मैं आपसे रिपीट करती हूँ कि जो भी लोग नॉरसेट के पेपर्स, प्रीवियस ईयर यूपी सीएचओ के पेपर्स लेना चाहते हैं, फिर किसी भी स्टेट सीएचओ के पेपर सीरीज़ लेना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐप पर भी पेपर्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।